हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल ग्रेविटी। आज हम आपसे बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में और ये हमारी सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। ये एमसीक्यूज जुडिशियल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे हमारे फ्रेश अपलोड्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति मीन्स स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्रत्युद्धरण यानी रिकवरी का प्रावधान मीन्स प्रोविजन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, धारा 5। SRA 1963 का सेक्शन 5 रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रोविजन करता है, जिसके अकॉर्डिंग जो पर्सन किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए एंटाइटल्ड है, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति के यानी स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, तो ऐसा पर्सन किसी ऐसी प्रॉपर्टी को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में प्रोवाइड किए गए मैनर से रिकवर कर सकता है। SRA का सेक्शन 5 किसी पर्सन को कोई स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट नहीं करता, ये ओनली डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है। सेक्शन 5 के लिए जो पर्सन ऐसे पोजीशन को एंटाइटल्ड है वो पोजीशन को रिकवर करने के लिए टाइटल के बेस पर क्लेम करते हुए ऑर्डिनरी सूट फाइल करेगा, जिसमें पारित होने वाली डिक्री CPC के ऑर्डर 20 रूल 9 के अकॉर्डिंग होगी और ऐसी डिक्री का एग्जीक्यूशन CPC के ऑर्डर 21 रूल 35 में प्रोवाइड किए गए मैनर से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वत्व के आधार पर वाद मीन्स सूट ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल बेकब्जा यानी डिस्पोजेस्ड किए जाने की तारीख से कितने समय के अंदर संस्थित मीन्स फाइल किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 12 वर्षों के अंदर। SRA 1963 के सेक्शन 5 को लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 के साथ पढ़ने पर यह पता चलता है कि हक के आधार पर स्थावर संपत्ति या उसमें के किसी हित के कब्जे के लिए मीन्स फॉर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन बेस्ड ऑन टाइटल के लिए सूट फाइल करने को 12 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। ये 12 साल का टाइम उस दिन से चलना स्टार्ट होता है जिस दिन से डिफेंडेंट का पोजीशन प्लेंटिफ के लिए एडवर्स हो जाता है, यानी कि जिस दिन से प्रतिवादी का किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा वादी के प्रतिकूल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचल संपत्ति मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के निष्कासन यानी डिस्पोजेशन से पीड़ित व्यक्ति मीन्स एग्रीव्ड पर्सन को न्यायालय में वाद संस्थित कर उसके कब्जे यानी पोजीशन की पुनः प्राप्ति के लिए अधिकार दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, धारा 6 में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 6 सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद रिलेटेड प्रोविजन करता है, जिसके अकॉर्डिंग किसी पर्सन को अगर बिना कोई लीगल प्रोसीजर अपनाए उसकी कंसेंट के बिना किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से बेकब्जा यानी डिस्पोजेस कर दिया जाता है, तो वो पर्सन SRA के सेक्शन 6 के तहत कब्जा यानी पोजीशन को वापस पाने के लिए सूट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति यानी कंसेंट के बिना स्थावर संपत्ति मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा यानी कि अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ बेकब्जा मीन्स डिस्पोजेस्ड कर दिया जाए, तो निम्न में से कौन उसका कब्जा यानी पोजीशन वाद द्वारा प्रत्युद्धृत यानी रिकवर कर सकेगा? ऑप्शन नंबर 1, वह व्यक्ति जो इस प्रकार बेकब्जा किया गया है। ऑप्शन नंबर 2, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3, बेकब्जा किए गए व्यक्ति से व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन SRA के सेक्शन 6 से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसलिए होगा क्योंकि सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 में SR अमेंडमेंट एक्ट 2018 से अमेंडमेंट कर दिया गया है, जिसके बाद से इन सभी में से कोई पर्सन ऐसे रॉन्गफुली डिस्पोजेस किए जाने के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकेगा। पहला, वो पर्सन खुद जिसे बिना उसकी कंसेंट के अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है,
या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने उस बेकब्जा किए गए पर्सन को उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा दिया था, ये 2018 से जोड़ा गया है। या फिर कोई ऐसा पर्सन सूट फाइल कर सकेगा जिसे ऐसे बेकब्जा किए गए पर्सन के डिस्पोजेस किए जाने से कोई अफेक्ट पड़ता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्रस्तुत वाद यानी सूट में केवल यह प्रश्न महत्व यानी इंपॉर्टेंस रखता है कि क्या ऑप्शन नंबर 1 वादी मीन्स प्लेंटिफ वाद संपत्ति का स्वत्व यानी टाइटल रखता था। ऑप्शन नंबर 2 वादी को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से अन्यथा मीन्स अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ वाद संपत्ति से बेदखल किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 वाद ऐसी बेदखली यानी सच डिस्पोजिशन से 6 माह के भीतर यानी विद इन 6 मंथ्स में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त 2 एवं 3 दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त 2 एवं 3 दोनों। SRA 1963 का सेक्शन 6 तभी एप्लीकेबल होता है जब प्लेंटिफ ये प्रूव कर दे कि प्लेंटिफ उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में यानी कि जो वाद संपत्ति है उस पर जुडिशियल पोजीशन रखता है यानी कि वो प्रॉपर्टी पर न्यायिक या वैध कब्जा रखता है। दूसरा यह है कि प्लेंटिफ को उसकी कंसेंट के बिना और कोई लीगल प्रोसीजर को फॉलो किए बिना उस वाद संपत्ति से डिस्पोजेस किया गया है। और तीसरा ऐसे डिस्पोजिशन के 6 महीने के अंदर पोजीशन की रिकवरी के लिए सूट फाइल कर दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 दोनों सही हैं और ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता है क्योंकि सेक्शन 6 में सूट जुडिशियल पोजीशन के बेसिस पर लाया जाता है जिसके लिए प्लेंटिफ का सूट प्रॉपर्टी में एंटाइटल होना मायने नहीं रखता है। एंड इशू ऑफ टाइटल सेक्शन 6 ऑफ SRA 1963 के किसी सूट में मटेरियल इशू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कोई भी वाद मीन्स एनी सूट कब्जे के प्रत्युद्धरण मीन्स रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए संस्थित यानी इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सहकारी फर्म के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर 2 लोक कंपनी के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर 3 सरकार के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर 4 इन सभी के विरुद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सरकार के विरुद्ध। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी ये क्लियर प्रोविज़न करता है कि सेक्शन 6 के तहत कोई सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 6 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन प्रस्तुत वाद मीन्स सूट में पारित आदेश यानी ऑर्डर या आज्ञप्ति मीन्स डिक्री। ऑप्शन नंबर 1 अपीलीय है मीन्स इज अपीलेबल। ऑप्शन नंबर 2 पुनर्विलोकनीय है मीन्स इज रिव्यूएबल। ऑप्शन नंबर 3 ना तो अपीलीय है ना ही पुनर्विलोकनीय है। ऑप्शन नंबर 4 अपीलीय एवं पुनर्विलोकनीय दोनों हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ना तो अपीलीय है ना ही पुनर्विलोकनीय है। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 3 ये क्लियर प्रोविज़न करता है कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन नॉर शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री बी अलाउड। लेकिन ऐसी डिक्री और ऑर्डर में मेयर एरर ऑफ लॉ होना रिवीजन यानी पुनरीक्षण का ग्राउंड यानी आधार हो सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए का किसी मकान अथवा भूखंड पर कब्जा है। बी जो संपत्ति का मालिक मीन्स ओनर है उसे संपत्ति से सदोष बेदखल यानी रॉन्गफुली डिस्पोजेस कर देता है तो ए को उपचार प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 1 नहीं। ऑप्शन नंबर 2 विशेष परिस्थितियों में। ऑप्शन नंबर 3 यदि बी संपत्ति का स्वामी है तो नहीं। ऑप्शन नंबर 4 बी के विरुद्ध वाद लाने और संपत्ति पर कब्जा यानी पोजीशन प्राप्त करने का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बी के विरुद्ध वाद लाने और संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार। क्वेश्चन में पूछी गई प्रॉब्लम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 6 पर बेस्ड है जो पोजीशन के बेसिस पर रिकवरी से रिलेटेड है। सेक्शन 6 ऐसे पर्सन को किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रॉन्गफुली डिस्पोजेस किए जाने पर यह राइट प्रोवाइड कराता है कि ऐसे डिस्पोजेस किया गया पर्सन
भले ही वो उस प्रॉपर्टी का ओनर ना हो, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन दोबारा हासिल करने के लिए ऐसे बेकब्जा किए जाने की तारीख से यानी ऐसे डिस्पोजेस किए जाने की तारीख से 6 महीने के अंदर सूट फाइल कर सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में पूछी गई प्रॉब्लम में ए को बी के अगेंस्ट सूट फाइल करने का एंड प्रॉपर्टी का पोजीशन पाने का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो किसी विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति मीन्स स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के कब्जे का हकदार यानी कि एंटाइटल टू द पोजीशन हो तो उसका प्रत्युद्धरण मीन्स रिकवरी कर सकेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उपबंधित प्रकार से। ये क्वेश्चन SRA 1963 के सेक्शन 7 से रिलेटेड है, जो रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युद्धरण के बारे में बताता है, जिसके अकॉर्डिंग जो पर्सन किसी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन का हकदार है यानी एंटाइटल है, वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में प्रोवाइड कराए गए मैनर से प्रॉपर्टी रिकवर कर सकेगा। सेक्शन 7 के लिए कोई पर्सन प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए या तो ओनरशिप से या फिर वर्च्यू ऑफ अ स्पेशल और टेम्परेरी राइट से एंटाइटल्ड हो सकता है। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के सूट में तैयार डिक्री CPC के ऑर्डर 20 रूल 10 के अकॉर्डिंग होगी, जिसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 रूल 31 में प्रोवाइड कराए गए मैनर से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त धारा 8 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट संपत्ति का स्वामी मीन्स ओनर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 वस्तु जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 वादी यानी कि प्लेंटिफ वस्तु के तुरंत आधिपत्य यानी इमीडिएट पोजीशन का हकदार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 वस्तु प्रतिवादी के आधिपत्य मीन्स पोजीशन या नियंत्रण मीन्स कंट्रोल में होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रतिवादी मीन्स डिफेंडेंट संपत्ति का स्वामी ओनर होना चाहिए। SRA 1963 का सेक्शन 8 लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन्स एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन यानी कि जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं है, उसका उन व्यक्तियों को जो अव्यवहित कब्जे के हकदार हैं परिदत्त करने का दायित्व रिलेटेड प्रोविज़न करता है। धारा 8 के लागू होने के लिए ज़रूरी है कि डिफेंडेंट का क्लेम किए गए उस आर्टिकल और थिंग पर पोजीशन एंड कंट्रोल हो। दूसरा, ऐसी वस्तु मूवेबल प्रॉपर्टी यानी जंगम संपत्ति हो। तीसरा, डिफेंडेंट ऐसे आर्टिकल और थिंग का ओनर नहीं होना चाहिए। चौथा, प्लेंटिफ यानी कि वो पर्सन जो ऐसे आर्टिकल को क्लेम कर रहा है उस आर्टिकल और थिंग के इमीडिएट पोजीशन यानी तुरंत कब्जा पाने के लिए हकदार होना चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं अब्रॉड जाने से पहले मेरे घर का फर्नीचर अपनी फ्रेंड के पास देखभाल के लिए रखवा देती हूँ। अब मेरी वो फ्रेंड मेरे उस फर्नीचर की ट्रस्टी है और मेरे वापस मांगे जाने पर मुझे रिटर्न करने के लिए बाउंड है। कुछ टाइम बाद जब मैं वापस आती हूँ और अपनी फ्रेंड से फर्नीचर वापस मांगती हूँ तो वो मुझे उस फर्नीचर को रिटर्न करने से मना कर देती है, जबकि ये उसकी ड्यूटी है कि वो मुझे मेरा फर्नीचर रिटर्न कर दे। अब यहाँ इस एग्जाम्पल को क्वेश्चन से रिलेट करके देखते हैं। मैं अपना फर्नीचर वापस पाने के लिए सूट फाइल करती हूँ तो मैं प्लेंटिफ हूँ एंड फर्नीचर की ओनर हूँ, जो क्वेश्चन के पहले ऑप्शन को गलत करता है कि डिफेंडेंट प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी यानी कि फर्नीचर मूवेबल प्रॉपर्टी है। उससे अगला मैं यानी कि प्लेंटिफ वस्तु यानी कि फर्नीचर के इमीडिएट पोजीशन के लिए एंटाइटल्ड हूँ। और साथ ही जो फर्नीचर यानी कि जो वस्तु है वो डिफेंडेंट यानी कि मेरी फ्रेंड के पोजीशन एंड कंट्रोल में है। तो यहाँ ऑप्शन 1 के अलावा बाकी सारे ऑप्शंस सेक्शन 8 की कंडीशंस को पूरा करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली MCQs, लेटेस्ट जजमेंट एंड करंट अफेयर्स के लिए लीगल ग्रेविटी के फेसबुक पेज को लाइक करें और अपनी लीगल नॉलेज को सभी के साथ शेयर करने के लिए लीगल ग्रेविटी के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।